हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन बाय प्रेम सर। और जैसे कि कल हमने जहाँ छोड़ा था वहीं से आज शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बिल्कुल छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। हमने कल बात की थी मनोविज्ञान की। तो मनोविज्ञान की किसे कहते हैं कि मनोविज्ञान किसी भी विषय वस्तु को देखने के बाद हमारे मन मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले विचारों का क्रमबद्ध व व्यवस्थित अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। और अब उसके बाद मैंने बताया था कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से मानी जाती है और मनोविज्ञान का पिता अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु की पुस्तक थी डी एनिमा। मनोविज्ञान शब्द की जो मनोविज्ञान शब्द है साइकोलॉजी, वो इंग्लिश भाषा का शब्द है, लेकिन उसका जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर हुई है, साइकी प्लस लोगस। साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है विज्ञान, मतलब आत्मा का विज्ञान। ये हमने बात की थी। उसके बाद हमने उसके विकास क्रम की बात की थी कि मनोविज्ञान का विकास कैसे कैसे हुआ। तो मैंने बताया कि मनोविज्ञान को सर्वप्रथम मतलब 15वीं-16वीं शताब्दी में आत्मा के मनोविज्ञान के रूप में जाना जाता था। इसके जो समर्थन करता थे अरस्तु, प्लेटो, देकार्त, सुकरात, रेवेन्यू इत्यादि इसके समर्थन करता थे। इसके बाद 16वीं-17वीं शताब्दी में इसको मन व मस्तिष्क का विज्ञान के रूप में जाने लगा। इसके जो समर्थन करता थे वो जॉन लॉक, हॉब्स, बर्कले, पेस्टोलॉजी, पेम्पोलॉजी इत्यादि इसके समर्थन करता थे। उसके बाद उसको चेतना के विज्ञान के रूप में 18वीं-19वीं शताब्दी के मध्यांतर में जाने लगा, जिसके समर्थन करता विलियम वुंट, विलियम जेम्स, विलियम सल्ली, टीचनर, चैडविक, वाइब्स इत्यादि इसके समर्थन करता थी। परंतु वर्तमान युग मतलब 20वीं शताब्दी से और वर्तमान काल तक अब व्यवहार का विज्ञान के रूप में जानते हैं, जो इसके समर्थन करता जैसे वॉटसन, स्किनर, थॉर्नडॉक, पावलाइक, वुडवर्थ, क्लॉरखल, एडविन रेगुथ्री, विलियम मैकडूगल इत्यादि इसके समर्थन करता है। इसके बाद हमने बात की परिभाषाओं की, जिसमें मैंने बताया आपको कि बोरिंग कहता है कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है, स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर। स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर इज द साइकोलॉजी। और उसके बाद मैंने कहा था कि वॉटसन ने कहा था कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, पॉजिटिव साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। उसके बाद मैकडूगल की बताई थी। मैकडूगल कहता है कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का विज्ञान है, ये मैकडूगल कहता है, पॉजिटिव साइंस ऑफ कंडक्ट एंड बिहेवियर। इस प्रकार से हमने और एक वुडवर्थ की देखी थी। वुडवर्थ कहता है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने आत्मा का त्याग किया, उसके बाद मस्तिष्क का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग करते हुए और व्यवहार को अपना लिया है। उसके बाद हम आज की इस क्लास में आगे देखते हैं कि मनोविज्ञान की विशेषताएं क्या क्या है। मनोविज्ञान की विशेषताओं में बात करते हैं हम, तो मनोविज्ञान की सर्वप्रथम विशेषता है कि मनोविज्ञान प्राणी को एक मनोशारीरिक प्राणी मानता है। मनोविज्ञान मानव को एक मनोशारीरिक प्राणी मानता है, अर्थात शारीरिक प्राणी मानता है। अर्थात मनोविज्ञान के अंतर्गत मन मतलब अपने जो मन मस्तिष्क के अंदर जो भी कल्पनाएं, जो भी भावनाएं, जो भी व्यवहार है, और उसको हम शारीरिक रूप परिप्रेक्ष्य के रूप में देखते हैं। शारीरिक और मानसिक जो व्यवहार है हमारा, उसका जो समन्वय है, उसी के अंदर हम ये मनोविज्ञान जो प्राणी को मनोशारीरिक प्राणी मानता है। उसके बाद मनोविज्ञान भौतिक व सामाजिक वातावरण का अध्ययन करता है, और जो मनोविज्ञान की प्रमुख विषय वस्तु है वो मानव का व्यवहार है। अर्थात मनोविज्ञान अध्ययन के स्वरूप मानव व्यवहार को ही अपना विषय वस्तु मानता है, क्योंकि मनोविज्ञान के अंदर मानव क्या करता है, क्यों करता है, कब करता है, कैसे करता है इत्यादि। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मनोविज्ञान हमारे प्रश्नों का जवाब देता है कि मनोविज्ञान क्या, क्यों, कब, कैसे का जवाब देता है। अब हम बात करते हैं कि क्या मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है या वैज्ञानिक नहीं है। तो बिल्कुल दोस्तों, हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है।
ये एक अप्लाइड साइंस है। जैसे किसी भी व्यक्ति का व्यवहार किन परिस्थितियों में क्या है, उसका अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। तो इसको हम जो व्यक्ति के व्यवहार के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है। और मनोविज्ञान के जो नियम है, जो सिद्धांत है, जिन सिद्धांतों पे मनोविज्ञान काम करता है, वो सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। मतलब आप चाहे मेरे ऊपर भी लागू करोगे तो वही रिजल्टेंट मिलेगा, वही प्रतिफल मिलेगा। आप किसी और व्यक्ति के ऊपर भी मनोविज्ञान के जो सिद्धांत है, नियम है, उनको लागू करोगे तो वो भी सार्वभौमिक ही है, वो भी सेम ही रिजल्ट देंगे, वो भी सेम ही मतलब वो भी सेम ही रिजल्ट आएगा उनका भी। और मनोविज्ञान के अंतर्गत हम मानव और पशु दोनों के व्यवहारों का एक साथ अध्ययन करते हैं। जैसे कि इसमें यहाँ पे लिखा भी है कि मनोविज्ञान न केवल मानव अपितु पशुओं के व्यवहार का भी अध्ययन करता है। जबकि मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, स्टार्टिंग में जो भी कोई भी मनोविज्ञान के परीक्षण होते हैं, जो भी मनोविज्ञान के परीक्षण होते हैं, जो भी वो सर्वप्रथम पहले पशुओं पे ही अप्लाई किए जाते हैं, तत्पश्चात मानव के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव व पशु दोनों के ऊपर अध्ययन किया जाता है। अब हम बात करते हैं खेल मनोविज्ञान की। तो हम इसकी थोड़ी मोटी मोटी जो इसका जो बेस है वो देख लेते हैं एक बार, कि कहाँ से कैसे क्या शुरू हुआ, क्यों ज़रूरत पड़ी खेल मनोविज्ञान की, और कैसे इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो खेल मनोविज्ञान दोस्तों, ये कोई आज से नहीं चलता आ रहा, इसकी खोज कोई अभी वर्तमान समय के युग में नहीं हुई है। ये जब से खेल चलते आ रहे हैं तब से ही खेल की साइकोलॉजी, खेल की मनोविज्ञान की धारणा भी चलती आ रही है। हम ये कह सकते हैं कि जो खेलों का आधार है, जो प्राचीन युग में खेलों का जो आधार रहा है वो युद्ध की तैयारी करना, और जो खेल का उद्देश्य है वो व्यक्ति को शारीरिक व मानसिक रूप से कठोर बनाना ही रहा है। हमने देखा भी है कि जो फीमेल्स होती है उनके कंपैरिजन में जो मेल्स होते हैं उनका स्वभाव एग्रेसिव होता है, कठोर होता है। इस प्रकार से जो हम अध्ययन करते हैं वो खेल मनोविज्ञान के अंदर करते हैं। अब मैं आपको एक दो फैक्ट्स बता देता हूँ, ये हर एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। आपको बीपीएड, एमपीएड, कोई भी जो कंपटीशन की तैयारी है उसके अंदर ये दो फैक्ट आपको देखने को ही मिल जाएंगे। सबसे पहले कि खेल मनोविज्ञान के पितामह किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है कोलमैन ग्रिफिथ। याद रखना दोस्तों, कोलमैन ग्रिफिथ को ही खेल मनोविज्ञान का पितामह कहा जाता है। कोलमैन ग्रिफिथ को ही खेल मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। ये बात नोट कर लो, आप लिख लो। फिर प्रथम खेल मनोविज्ञान की प्रयोगशाला होती है जहाँ पे अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं। ऐसा ही आप मान लो कि जो अपनी यूनिवर्सिटी होती है उसके अंदर मान लो एक डिपार्टमेंट खोल दिया जाता है जहाँ पे जो खेलों की धारणाएं, जो खेलों से संबंधित जो भी टॉपिक्स है उनको मनोविज्ञान के कंपेरेटिवली अध्ययन किया जाता है। तो जो खेल मनोविज्ञान की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला ये कॉल डिम्स ने खोली थी। किसने खोली थी, मैं आपको लिख के बता देता हूँ, नोट कर लीजिए आप। कॉल ड्रिम्स ने कब खोली थी, कहाँ खोली थी, बर्लिन में। कहाँ खोली थी, याद रखना दोस्तों, बर्लिन के अंदर खोली थी। बर्लिन है हमारे जर्मनी के अंदर एक शहर है। कहाँ पे, जर्मनी के अंदर। मैं आपको सही से लिख के बता देता हूँ, जर्मनी के अंदर एक शहर है जहाँ पे खोली गई थी। कब खोली गई थी, 1920 के अंदर। किसने खोली थी, कॉल ड्रिम्स ने। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात कर लेते हैं कि हम
जानते हैं कि जो शारीरिक शिक्षा तथा खेल अपने प्रयोग हेतु सैद्धांतिक सहायता के लिए जीव विज्ञान, शारीरिक, सामाजिक और चिकित्सा विज्ञान पे काफ़ी हद तक है। जो हमारा शारीरिक शिक्षा है नहीं, इसमें कोई एक विषय शामिल नहीं है। इसमें हम एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, किन्शियोलॉजी, जो इसके सोशल डायमेंशंस है, जो इसके फिजिकल डायमेंशंस है, जो अपन स्पोर्ट मेडिसिन है, इसके अंदर काफ़ी सारी जो सब्जेक्ट्स है उनकी हेल्प की मदद से आज शारीरिक शिक्षा का एक पूर्ण रूप, तभी हम कहते हैं कि शारीरिक शिक्षा कोई एक छोटा विषय नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ा विषय है। इसके अंदर कई सारे विषय आते हैं और इसमें हम इन सभी विषयों का अध्ययन करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो शारीरिक शिक्षा है इन सभी विज्ञानों पे काफ़ी हद तक आश्रित है। अब खेल मनोविज्ञान को हम एक मिश्रित विद्या कह सकते हैं, मिश्रित विद्या कह सकते हैं खेल मनोविज्ञान को, जिसका हिस्सा एक खेल विज्ञान पे केंद्रित है और दूसरा मनोविज्ञान पे केंद्रित है। अब खेल मनोविज्ञान में एक तो खेल विज्ञान है, जो स्पोर्ट साइंस है वो लगती है दोस्तों, और दूसरी तरफ जो इसकी जो खेलों के ऊपर जो खिलाड़ियों की जो साइकोलॉजी चलती है कि कोई खिलाड़ी कोई खेल खेलता है तो उस पे उसकी मानसिक स्थिति, मानसिक दशा क्या रहती है, अगर कोई टीम हार रही होती है तो उसके ऊपर मेंटली प्रेशर क्या रहता है, अगर कोई टीम के दौरान कोई टीम हूटिंग कर रही है तो उससे कैसे उसको मोटिवेशन मिलता है। तो ये सब हम मनोविज्ञान के हिस्से में पढ़ते हैं। और खेल विज्ञान के अंदर हम जो मैकेनिक्स के, जो बायोमैकेनिक्स के, किन्शियोलॉजी के प्रिंसिपल्स है, न्यूटन्स के लॉ है, इन सब को अप्लाई करके, यूज करके, तब हम जब एक खेल को आसान बना देते हैं, उसको हम इजी कर देते हैं। जैसे फुटबॉल पे किक मारनी है, तो हम किक को कौन से एंगल में, किस दिशा से, न्यूटन का कौन सा लॉ लगा के, मतलब एक साइंस को अप्लाई करके कैसे मारे ताकि मैक्सिमम अपन को उस बॉल की स्पीड प्राप्त हो, मैक्सिमम डिस्टेंस प्राप्त हो। तो ये सब हम खेल विज्ञान के अंतर्गत स्टडी करते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं दोस्तों कि मनोविज्ञान के एक प्रसिद्ध अनुसंधानकर्ता रहे रॉबर्ट सिंगर जी। इन्होंने कहा है कि आज खेल मनोविज्ञान को एथलेटिक्स, शारीरिक शिक्षा, स्वस्थ मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा व्यायाम में शामिल लोगों के चुनिंदा व्यवहार के ज्ञान तथा प्रभाव से जुड़ी अध्ययनशील, शैक्षिक और व्यवहारिक क्रियाकलापों के रूप में देखा जाता है। डॉक्टर रिचर्ड स्विन, इसको नोट कर लीजिए दोस्तों आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। डॉक्टर रिचर्ड स्विन ये पहले मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने 1976 में अमेरिका को टीमों के साथ काम करने के लिए आधिकारिक रूप से नियुक्त किया, एज ए साइकोलॉजिस्ट इनको नियुक्त किया गया दोस्तों। उसके बाद में हम पढ़ते हैं अब खेल मनोविज्ञान की विषय वस्तु, इसके अर्थ को बस समझते हैं, इसके क्षेत्र को पढ़ते हैं और इसके क्या क्या सिद्धांत है इसको समझते हैं। मनोविज्ञान जहां हम मस्तिष्क और व्यवहार दोनों का मिलकर अध्ययन करते हैं। जब इस विज्ञान का अध्ययन हम खेलों में करते हैं तो इसमें मन अर्थात मस्तिष्क और शरीर अर्थात व्यवहार एवं खेल के संबंध में अध्ययन करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि खेलों की व्यक्ति का मन उसके व्यवहार में प्रभाव डालता है तथा व्यवहार उसके खेल पर प्रभाव डालते हैं। खेलों के माध्यम से व्यक्ति अपनी छुपी हुई भावनाओं को बाहर निकालता है, जिससे उसके तनाव तथा चिंता में कमी या मुक्ति भी मिलती है। और कभी कभी ये खेल उसके तनाव और विभिन्न नकारात्मक प्रभावों के कारण बनते हैं। व्यक्ति शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक पक्षों से मिलकर ही संपूर्ण बनता है, अर्थात मनोविज्ञान का भी एक व्यक्ति के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका है। दोस्तों, हम मनोविज्ञान के अंतर्गत जो एक व्यक्ति है, जो एक बालक है, उसके तीन परिप्रेक्ष्यों का हम अध्ययन करते हैं। 1, 2, 3। पहला कॉग्निटिव, इसको बोलते हैं संज्ञानात्मक। दूसरा भावात्मक,
अफेक्टिव डोमेन, अफेक्टिव, ये बहुत इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए। और तीसरा है साइकोमोटर, साइकोमोटर, मोटर मतलब मनोप्रेरक। पहला है संज्ञानात्मक, दूसरा है भावात्मक और तीसरा है मनोप्रेरक। कॉग्निटिव में हमारी सोचने, समझने, तार्किक विचार करने की क्षमता, मेमोरी, परसेप्शन इत्यादि कॉग्निटिव व्यवहार के अंदर आते हैं। कि एक जो लड़का है, एक लड़की है, उसका एक पहलू है संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक से अर्थ है कि वो क्या से सोचता है, उसकी मेमोरी पावर कितनी है, वो तार्किक क्षमता, उसकी रीजनिंग क्षमता कितनी है। और अफेक्टिव जो डोमेन है, जो भावात्मक डोमेन है, उसके अंदर हम पढ़ते हैं कि एक बालक बालिका के अंदर क्या भाव है, प्यार, प्रेम, ईर्ष्या, क्रोध, ये भावित होते हैं। तो ये जो भावात्मक, ये संतुलन है, बैलेंस है या नहीं है, ये इस पे आधारित करते हैं। और तीसरा होता है साइकोमोटर, जो मनोप्रेरक होता है, उसका हम अध्ययन करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक जो एक व्यक्ति होता है या फिर एक बालक होता है, उसका हम ये तीनों पक्षों के साथ मिलकर जो अध्ययन करते हैं। और अगर ये तीनों पक्ष संतुलित है तभी वह पूर्ण व्यक्ति बनता है। खेल मनोविज्ञान के अंतर्गत हम जो मनोविज्ञान, खेलों के अंदर मनोविज्ञान का प्रयोग करता है कि जैसे खेलों के दौरान मानव का जो व्यवहार होता है, खेलों के दौरान मानव के व्यवहार का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन करना ही खेल मनोविज्ञान कहलाता है। इसके बारे में कुछ विद्वानों ने महत्वपूर्ण परिभाषाएं दे रखी है। इसके माध्यम से समझते हैं कि खेल मनोविज्ञान क्या होता है। खेल मनोविज्ञान एक विज्ञान है। खेल मनोविज्ञान एक विज्ञान है जिसमें मनोविज्ञान के सिद्धांतों को खेलों तथा व्यायामों की दशाओं में प्रयोग किया जाता है। इससे हम सीधा समझ सकते हैं कि खेल मनोविज्ञान एक विज्ञान है जिसमें मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं, खेल करते हैं तब, और व्यायाम करते हैं तब उन दशाओं में। जैसे एक वॉलीबॉल का मैच चल रहा है, उसमें दो टीमें खेल रही है। अगर एक रेफरी ने किसी टीम के पक्ष में निर्णय दे दिया और दूसरी टीम उस लास्ट पॉइंट पे हार गई, तो जो खिलाड़ियों की मानसिक दशा क्या रहेगी खेल के टाइम पे? क्या वो जैसे ही मैच ख़त्म होगा बाहर जाके उनको पीट देंगे? क्या वो वहीं ग्राउंड पे लड़ने लग जाएंगे? क्या वो रेफरी से लड़ाई करने लग जाएंगे? तो ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को खेल तथा व्यायाम की दशाओं में प्रयोग करते हैं। हम बालक को यही सिखाते हैं कि खेलों के दौरान कोऑर्डिनेशन कैसे बनाए रखना है, समन्वय कैसे बनाए रखना है अपने व्यवहार में। इस खिलाड़ियों को असामान्य परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित कैसे करवाना है। जो असामान्य परिस्थिति होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ऐसे भी बहुत सभी गेमों के अंदर ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है। दोस्तों, आप खेल के क्षेत्र से आप समझ सकते हो। तो ऐसी परिस्थितियों में उनको कैसे समन्वय करना है, कैसे शांत रखना है अपने आप को, मेंटली कैसे स्ट्रांग बनना है, कैसे अपने मोटिवेशन को बढ़ाना है। जैसे कोई अपन खेल रहे हैं कोई टीम में और विपक्षी टीम के हुटिंग करने वाले हमारा मनोबल गिराने की जानबूझ के कोशिश कर रहे हैं, तो उस स्थिति में हमको मेंटली रूप से कैसे प्रिपेयर रहना है। यही बात जो मनोविज्ञान के सिद्धांतों को अपन खेल और व्यायाम की दशाओं में प्रयोग करते हैं, और ये सिद्धांत प्राय प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। और ये जो सिद्धांत है मनोविज्ञान की, ये हमारी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए काम में लिए जाते हैं, ना कि घटाने के लिए। ये परिभाषा कॉक्स महोदय द्वारा दी गई है। कॉक्स। अब हम आगे जो आर के वैद जी है, इनका भी बस सेम ही है, शब्दों को हेर फेर कर दिया गया है। दोस्तों देखिए, आप एक बार मेरे साथ साथ में देखिए कि खेल मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है, खेल मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसमें खिलाड़ी के शारीरिक तथा मस्तिष्क के ऐसे संबंधों
तथा उनके प्रभावों, आपस के प्रभावों के बारे में पढ़ते हैं जिनसे खेलों में खिलाड़ी के प्रदर्शन पर प्रभाव पड़ता हो। इनकी भी सेम ही बात है दोस्तों, बस शब्दों का हेरफेर है। जैसे कि खेल मनोविज्ञान एक विज्ञान है जिसमें खिलाड़ी के शरीर तथा मस्तिष्क के ऐसे संबंधों और उनके आपस के ऐसे प्रभावों के बारे में पढ़ते हैं जिससे खिलाड़ी के प्रदर्शन में प्रभाव पड़ता हो उन। और अगली परिभाषा देखते हैं हम मॉर्गन जी की खेल मनोविज्ञान शारीरिक क्रिया के मनोवैज्ञानिक आधार है। आधारों का अध्ययन करना ही खेल मनोविज्ञान है। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों खेल मनोविज्ञान के शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या रोल है, क्या निर्देशन है और क्या क्या क्षेत्र है। तो जैसे मैं आपको सीधा ही बता दूं दोस्तों एक सिंपल सी शॉर्ट फॉर्म के अंदर कि जो खेल मनोविज्ञान का शारीरिक शिक्षा में 3 क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। 3 क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। पहला क्षेत्र इसको हम परामर्श के रूप में जान सकते हैं। परामर्श मतलब क्लिनिकल या काउंसलिंग। जैसे कि हमने दूसरे के रूप में हम देखा जाता है शैक्षिक रूप में, एजुकेशनल रूप में। और तीसरा इसका क्षेत्र है शोध के रूप में। शोध मतलब रिसर्च। तो इसके 3 क्षेत्र है। पहला है क्लिनिकल, दूसरा है एजुकेशनल, तीसरा है रिसर्च। परामर्श, शैक्षिक और शोध। अब परामर्श के अंदर दोस्तों हम देखते हैं कि खिलाड़ियों को खेल के दौरान उत्पन्न हुई विभिन्न परिस्थितियों में कैसे सामंजस्य बिठा के रखना है। इसके द्वारा कोचों, जैसे अब कोई भी अपन ट्रेनिंग देते हैं, स्पोर्ट कोचिंग के अंदर हम पढ़ते हैं कि जब खिलाड़ी को ट्रेनिंग दी जाती है तो उसको न केवल शरीर से फिट किया जाता है, न केवल उसके शारीरिक जो गामक कौशल मोटर है जैसे एंडोरेंस, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, इन सब पे ध्यान दिया जाता है। इसके बावजूद उसकी जो मेंटल कंडीशन है उसको मानसिक रूप से भी तैयार किया जाता है ताकि खेलों के दौरान उसको ऐसी विभिन्न कठिन परिस्थितियों उत्पन्न होगी जिससे उनके साथ उसको लड़ना पड़ेगा। तो उन सब के रूप में प्रिपेयर किया जाता है परामर्श या क्लिनिकल मनोविज्ञान के रूप में। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले की। पहले हमने देख लिया है क्लिनिकल, और दूसरे की बात करते हैं हम शैक्षिक, एजुकेशन के रूप में हम कैसे लेते हैं। एजुकेशन के रूप में दोस्तों हम कि इसके अंदर ढूंढते हैं कि अध्यापन के सही तरीके क्या है, सही सिद्धांत क्या है। एक खिलाड़ी को हम साइकोलॉजिकली, मेंटली और उस प्रकार से कैसे अध्ययन कर सकते हैं ताकि उसको सही से सही समझ में आ जाए, सही से सही अच्छे से समझ सके वो। इस प्रकार हम इसको ले सकते हैं कि अध्यापन के लिए सही तरीकों तथा सही सिद्धांतों की खोज करके उन्हें पालन करते हैं ताकि एक खिलाड़ी की प्रकृति, व्यवहार तथा व्यक्तित्व को ध्यान में रखकर उसे ज्ञान दिया जा सके। ये सभी हम शैक्षिक, जो इसका क्षेत्र है शैक्षिक क्षेत्र, उसके रूप में हम पढ़ते हैं। और तीसरा क्षेत्र है इसका शोध मतलब रिसर्च। आपको ध्यान है दोस्तों, कोई भी विषय है अगर उसकी प्रोग्रेस करनी है, उसको बढ़ाना है, उसका विकास करना है, तो उसके अंदर हम रिसर्च करनी पड़ती है। रिसर्च का अर्थ होता है अनुसंधान करना, शोध करना, उस विषय के ऊपर हाइपोथेसिस करना, उस पर और गहराई से उतरना, उसके बारे में और पढ़ना और जानना और उसका और विकास करना। ये सब हम शोध के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो किसी भी क्षेत्र को विकसित करने के लिए शोध कार्य करना पड़ता है, उसके नींव के रूप में कार्य करनी पड़ती है। मनोवैज्ञानिकों को अपने कार्य क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना पड़ता है। और आज के इस बदलते परिप्रेक्ष्य में जब हम खेलों का उद्देश्य मात्र प्रतिभाग न रहकर मेडल प्राप्त करना हो गया है, तो ये शोध बहुत ज़रूरी हो गई है। अब हम बात कर लेते हैं खेल मनोविज्ञान की प्रकृति क्या होती है। खेल मनोविज्ञान की प्रकृति से हम ले सकते हैं कि यह खेल मनोविज्ञान क्या कला है या केवल विज्ञान है, या फिर कला या विज्ञान है, या ना ये कला है ना ये विज्ञान है। तो आइए हम इसको समझते हैं। खेल मनोविज्ञान में दोस्तों हम प्रकृति के दोनों ही गुण समाहित हैं। ये एक कला भी है और ये विज्ञान भी है। अब मैं पहले बताता हूँ कि ये विज्ञान कैसे है। जैसे दोस्तों हम जेवलिन थ्रो की बात करते हैं, एग्जाम्पल के रूप में जेवलिन थ्रो की बात करते हैं। जैसे एक खिलाड़ी खड़ा है, अगर इसको हमने वैज्ञानिक रूप से प्रशिक्षण दिया है तो इसको हमने बताया कि किसी भी वस्तु को अगर मैक्सिमम डिस्टेंस पे प्रोजेक्ट करना है
किसी भी वस्तु को मैक्सिमम डिस्टेंस पे प्रोजेक्ट करना है तो 45 डिग्री के एंगल से प्रोजेक्ट करवाना है। तो ये एक मनोविज्ञान का वैज्ञानिक रूप हो गया। मतलब मनोविज्ञान, जो खेल मनोविज्ञान है, ये एक वैज्ञानिक है, लेकिन ये केवल विज्ञान है। मतलब इसका जो कारण है और प्रतिफल है उसके अंदर संबंध है, लेकिन ये शुद्ध विज्ञान हो गया दोस्तों। लेकिन हम खेल मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे हम इसके मानसिक गुणों की, जो मानसिक गुण होते हैं, जैसे अराउजल हो गया, एंजाइटी हो गया, इसके अंदर तनाव हो गया, चिंता हो गई, गुस्सा हो गया, एंगरनेस, एग्रेसिवनेस, तो ये सब मानसिक गुण होते हैं। और दोस्तों हमको पता है कि ये हर एक व्यक्ति के अलग अलग होते हैं। ये काम तो करते हैं, जैसे मान लो अगर मैं हारा हूँ तो मैं निराश होऊंगा, उदास होऊंगा, हताश होऊंगा। कोई दूसरा खिलाड़ी है तो वो भी चाहे भले ही थोड़ा सा ही हो, लेकिन किसी न किसी मात्रा में उदास या हताश होगा। अगर मेरी किसी के साथ लड़ाई होती है तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कितना गुस्सा होता हूँ, कितना क्रोध होता हूँ। इसके परिप्रेक्ष्य में हम दूसरे के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कोई ज़्यादा होता है, कोई कम होता है। तो ये हम कह सकते हैं कि खेल मनोविज्ञान एक शुद्ध विज्ञान नहीं है। खेल मनोविज्ञान एक शुद्ध विज्ञान नहीं है। हालांकि विज्ञान तो है, ये काम तो करती है। जैसे मुझे गुस्सा आया है किसी बात को लेके, किसी परिस्थितियों में, किसी असहनीय परिस्थितियों में, तो स्वाभाविक सी बात है दूसरे व्यक्ति या दूसरे खिलाड़ी को भी आएगा। परंतु ये हमारे ऊपर है कि हमने किस प्रकार से सीखा है, किस प्रकार से हमने साइकोलॉजिकली रूप से या मेंटली रूप से हम स्ट्रॉन्ग या फिट है, उस बात के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये यही कह रहा है कि खेल मनोविज्ञान में हम इन बातों का अध्ययन करते हैं कि किसी विशेष स्थितियों में व्यक्तियों के व्यवहार में क्या बदलाव आ सकता है तथा विभिन्न परिस्थितियों में एक व्यक्ति कैसे प्रतिक्रिया करेगा, अर्थात बदलती हुई परिस्थितियों में बदलता परिणाम या बदलाव, यही एक कला है। जब कौशल के साथ हम बदलती परिस्थितियों में अपने आप को ढाल लेते हैं या सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं तो एक कला की प्रकृति को ही पूरा करते हैं। खेल में बाह्य दबाव अर्थात व्यवहारिकता के साथ जब हम किसी सिद्धांत का पालन करते हैं तो एक कला की प्रकृति को दर्शाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो खेल मनोविज्ञान है, कला और विज्ञान दोनों का सम्मिश्रण रूप है। इस प्रकार से दोस्तों हमने आज ये एक जो टॉपिक है इसको कंप्लीट कर लिया है। अब कल की जो क्लास होगी इसके अंदर हम जो मोटिवेशन है उसको अच्छे ढंग से में पढ़ेंगे। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।